पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 2100 करोड़ की सौगात। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, गाय गोबर की बात करना कुछ लोगों ने बना दिया गुनाह। पंजाब के लुधियाना कोर्ट की तीसरी मंजिल पर धमाका, 3 लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल। देश में ओमिक्रॉन की बढ़ रही रफ्तार, ओमिक्रॉन के आंकड़े पहुंचे 250 के पार, 16 राज्यों में नए वेरिएंट ने दी दस्तक। हवा में रास्ता बदलने में माहिर, प्रलय मिसाइल का 24 घंटे में दूसरा सफल परीक्षण, 500 किलोमीटर की रेंज में मार सकती है प्रलय मिसाइल। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों का बिंदुवार जवाब देकर सदन को संतुष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आम आदमी को आने वाली परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि अभी तक किसान आंदोलन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 276 केस दर्ज हुए। इसमें से 4 केस अति गंभीर प्रकृति के हैं। 272 केस में से 178 केस में चार्जशीट तैयार की गई है। 158 केस अभी तक अनट्रेस हैं। वहीं 8 की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और 4 केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। 29 केस के रद्द होने की प्रक्रिया लगातार जारी है। किसानों को मुआवजा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी किसानों से बातचीत चल रही है। वर्षा में बाजरा खराब हुआ। अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती। हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3 साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है। और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और जब ठीक बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे कि ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। बाकी लोगों ने घर में रोक लिया। अच्छा, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते हैं, महंगा हो जाएगा। 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का आपको मिल रहा है। और सोनीपत के कुंडली स्थित मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दौरा किया। वहीं निफ्टम संस्थान में पहुंचे राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद रमेश कौशिक का निफ्टम में स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री और सांसद रमेश कौशिक ने संस्थान के पार्क में पौधारोपण किया। वहीं निफ्टम के कुलपति डॉक्टर चिंदी वसुदेवप्पा की अगुवाई में निफ्टम के अध्यापकों और छात्रों से मुलाकात की और निफ्टम के उपलब्धियों के बारे में जाना। करनी है वो रिसर्च करें, लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीकों को भी बाईपास ना करें, उनको एक फ्रेमवर्क के बेहतर तरीके से काम करें, तो शायद देश के किसी उत्पादक का भी, व्यापारी का भी और देश का फायदा होगा। और यही प्रधानमंत्री की इच्छा है। PIL स्कीम में उन्होंने कहा है कि हम बड़े इंडस्ट्री में हम चाहते हैं कि कोई भारत की कोई बड़ी कंपनी दुनिया में ब्रांड बनकर सामने आए। अभी तो दुनिया के ब्रांड हमारे यहाँ पर आते हैं, तो ये कोशिश है और मुझे लगता है कि हम समय के साथ इसको पूरा करेंगे। जैसे कि जो उद्यमी है और जो जैसे कि कोल्ड चेन के क्षेत्र में क्या क्या काम और आगे अच्छे होने चाहिए, जो कोल्ड चेन के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ग्रोथ के से हिसाब से क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को लोगों ने प्रोत्साहन दिया कि इस तरह की गतिविधियों को यहाँ बढ़ाई जाए। और जितने उद्यमी हैं, उद्यमी के जो मूल उनकी जो समस्याएं हैं उनको आधार बनाकर उस पर क्या क्या अच्छे काम हो सकते हैं उसको करने के लिए बोला। और कैथल के लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए डीसी प्रदीप दहिया स्वयं मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल डीसी के जागरूक करने पर टीका लगवाने के लिए लोग न केवल स्वयं
बल्कि अन्य को भी प्रेरित कर रहे हैं। वहीं एक ओर मेगा वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है तो दूसरी ओर डीसी स्वयं गांव-गांव शेष बचे लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। और फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन के एक मामले की पुष्टि हुई है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की अब लगातार ऐसे लोगों के चालान काट रहा है जो लोग अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग लगातार इन अभियानों को चला रहा है और इस अभियान के तहत आज भी 20 से ज्यादा लोगों के चालान किए गए हैं और 500 रुपए का चालान किया गया ताकि लोग ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें। सरकार ने जो है ना कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी की आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता उज्जा जी थे, वो सीएमओ कैथल चले गए बन के, उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है और उसकी आदेशों की अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं या तो वो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है, और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे। उसकी रोकथाम के लिए ताकि जनता स्वस्थ रहे और सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सफल हो सके। और अंबाला में कोरोना के आए 7 नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि चिंताजनक बात यह है कि 7 में से 4 स्कूली छात्र हैं, जिसके बाद पूरे स्कूल की सैंपलिंग और चारों स्कूली छात्रों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अभी फिलहाल अंबाला में कोविड के 9 एक्टिव मरीज सामने आए हैं जिसमें से 2 मरीज अस्पताल में एडमिट हैं। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार रैंडम सैंपलिंग के दौरान ये मामला सामने आया। सभी की स्वास्थ्य स्थिति नॉर्मल है। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों, मंडियों, बाजारों और ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर रैंडम सैंपलिंग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में और वर्दी सिविल सर्जन साहब और डीसी साहब की जो अध्यक्षता के अंदर हमारी जो टीमें हैं वो कम्युनिटी सर्विलांस कर रही हैं, जिसके अंदर हम रैंडमली कम्युनिटी में जाकर चेकिंग कर रहे हैं हमारी टीमें। तो उसी के अंतर्गत जो है एक स्कूल में भी सैंपल लिए जा रहे हैं, सभी ब्लॉक्स में जो अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर उसमें जो है ये 4 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, 4 बच्चे जो पॉजिटिव आए हैं और चारों ठीक हैं, मतलब उनको कोई बहुत सिम्टम नहीं है। और जो बाकी 3 केस की अगर हम बात करें तो वो जो हैं वो तीनों जो हैं वो 60 साल से ऊपर की उम्र है, जिसमें से 2 हमारे एक सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर और एक अम्बाला कैंट में दाखिल है। और कोहरे के सीजन को देखते हुए सड़क हादसे न हो, इसको लेकर आरटीए विभाग पूरी तरह से सतर्क है और इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। डीटीओ खुद अपनी टीम के साथ सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों पर और सड़क पर चल रहे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम कर रहे हैं। आरटीए विभाग की तरफ से जगाधरी से बिलासपुर रोड के करीब 13 किलोमीटर के एरिया में खड़े पेड़ों और बिजली के खंभों और साथ ही मोबाइल टावर समेत कई जगहों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। साथ ही सड़क पर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बड़े वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है। डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने लोगों से अपील की है कि वो कोहरे के सीजन में सावधानी से वाहन चलाए, साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का भी पालन करे। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाए और इसी प्रकार कार चालक सीट बेल्ट लगवाए और कोहरे के समय फॉग लाइट का प्रयोग करे। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य यही है कि कोहरे के समय सड़क हादसे न हो। एक मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों की जान को बचाना है कि अब आप सभी को पता ही है कि सर्दी का मौसम चल रहा है और धुंध बढ़ती जा रही है। इसमें तो सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ हैं या बिजली के खंभे हैं या मोबाइल के जो टावर्स वगैरह हैं वो खड़े रहते हैं या पुराने पेड़ हैं वो दिखाई नहीं देते, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बनते हैं जी। तो इन एक्सीडेंट को बचाएं, एक्सीडेंट को न हो एक्सीडेंट, इसके लिए भी अभियान। और मेवात के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को
हिस्टोरिकल ज्ञान मिलेगा। कोविड काल के दौरान काफी समय से बच्चों को बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। इसी के चलते शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के 11वीं क्लास के आर्ट्स और कॉमर्स के 100 विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण कर भेजा है और इसी के चलते उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने सरकारी स्कूल के 100 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। इस टूर के दौरान छात्रों को अटारी बॉर्डर, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र जाने का मौका मिलेगा। विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा पहली बार जो 11वीं कक्षा की छात्रों और छात्राओं के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और बच्चियां तो विशेष तौर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अभी तक विज्ञान संकाय के लिए जाता था और पहली बार कॉमर्स और आर्ट की बच्चियों को मिला है। अमृतसर जाएंगे जहां पर बच्चियां गोल्डन टेम्पल को देखेंगी, फिर अटारी बॉर्डर पे जाएंगे, जालंधर के अंदर जंगे म्यूजियम जाएंगे, उसके बाद चंडीगढ़ के लिए रॉक गार्डन है, सुखना लेक है, आर्ट और म्यूजियम गैलरी है और अंत में अंतिम पड़ाव जो है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में रहेगा जहां पर बच्चे हमारी अपनी संस्कृति को जानेंगे। काफ़ी लंबे समय से कोविड में लॉकडाउन की वजह से बच्चों को कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करवा पा रहे। अब थोड़ा सा परमिशन हुई है तो आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के 100 बच्चों को बाघा बॉर्डर और अन्य हिस्टोरिकल प्लेसेस के भ्रमण के लिए भेजा गया है। तो इससे उनको एक्सपोजर होगा, हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में जान पाएंगे, देशभक्ति की भावना जागेगी उनके अंदर। और फतेहाबाद के रतिया के बुढलाढा रोड पर अवैध निर्माण को जेसीबी ने गिरा दिया। नगर पालिका क्षेत्र से बाहर सड़क के दोनों ओर 100 फुट के दायरे में अवैध निर्माण गिराए गए हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल साल 2009 में आई एक स्कीम के अंतर्गत काफी लोगों ने विभाग की फीस भरकर अपना निर्माण कार्य कर लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने बिना फीस भरे मेन सड़क के दोनों ओर 100 फुट की एरिया पर अवैध निर्माण कर लिया। इन अवैध निर्माण को गिराने के लिए जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से अवैध निर्माण करने वाले मालिकों को 15 दिन का नोटिस जारी कर अवैध निर्माण गिराने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद आज भारी सुरक्षा के साथ अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है। ये रतिया कंट्रोल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है सरकार ने ना, और ये शेड्यूल रोड भी है। इसके साथ 100 फुट तक कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, उसकी मंजूरी भी नहीं मिल सकती। CLU भी मिलेगा तो 100 फुट के बाहर मिलेगा। तो ये कंट्रोल एरिया में बगैर परमिशन के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसकी वायलेशन वाज ये कार्रवाई की जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूँ और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहाँ पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लुधियाना से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लुधियाना ब्लास्ट पर हाईकोर्ट बार काउंसिल सख्त हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने की बम ब्लास्ट की निंदा। बार काउंसिल ने डीजीपी पंजाब को लिखा पत्र। रिटायर्ड जज की देखरेख एसआईटी जांच करने की मांग भी की गई है। आपको बताते चले कि आज सुबह लुधियाना कोर्ट में अचानक से ब्लास्ट हुआ, जिस दौरान एक महिला की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए। आपको बताते चले कि ब्लास्ट लुधियाना जिले के कोर्ट के परिसर की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उच्च तीव्रता वाला ब्लास्ट ये बताया जा रहा है, जिसके बाद अब एसआईटी का गठन करने की मांग की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि लुधियाना ब्लास्ट पर हाईकोर्ट बार काउंसिल सख्त हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बम ब्लास्ट की निंदा की है और ऐसे में तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, आखिर एक कोर्ट में इस तरह का ब्लास्ट होना कई निशाने और कई सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरह ये सुबह खबर आई अचानक से लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की, ऐसे में आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जो पुलिस है उनकी तरफ से पूरी जानकारी मीडिया में साझा नहीं की गई है। अभी भी जो बम विस्फोटक निरोधक तंत्र है उससे उसकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल में कोर्ट नंबर 9 के पास जो बाथरूम है वहां पर एक शख्स मौजूद था। उसके पास कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो बाथरूम में वो फिट करने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर वो ब्लास्ट हुआ है। इस तरीके की अभी जानकारी मिल पाई है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये जानकारी अभी तक नहीं दी गई है कि जो बाथरूम में शख्स था आखिरकार उसकी क्या मौत हो चुकी है या वो इंजर्ड है। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि 3 जो कुल मिलाकर 5 जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं जो इस वक्त लुधियाना हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसमें अभी तक पुलिस की तरफ से पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं की गई है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई है। जहां तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल का सवाल है, उनकी तरफ से तत्काल इस पर संज्ञान लिया गया है और उनकी तरफ से डीजीपी पंजाब को पत्र लिखा गया है और उनका कहना है कि आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में एक एसआईटी का गठन करें
और उससे पूरे मामले की जांच करवाएं, क्योंकि देखिए चुनाव काफी नजदीक है। अगर और वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो विस्फोट लेकर शख्स है वहां पर पहुंचा था कोर्ट के अंदर और बाथरूम में ये ब्लास्ट हुआ है, और जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है उससे लगता नहीं है कि ये सिलेंडर में ब्लास्ट है, कोई बड़ा ब्लास्ट वहां पर हुआ है। और पुलिस ये जांच कर रही है कि जो वहां पर ब्लास्ट हुआ है क्या उसमें बॉम्ब फिट करने की कोशिश कोई कर रहा था, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी और कौन ये लोग थे। लेकिन इस तरीके से ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर शर्मरा गई है। इस प्रकार का ये हमला और इस प्रकार का ये विस्फोट होना कई सवाल निशाना खड़ा करता है लॉ एंड ऑर्डर पर। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं हरियाणा रोडवेज अंबाला छावनी बस स्टैंड में लोगों के खान पान, हेयर ड्रेसर, मैगजीन समेत कई दुकानों को रोडवेज ने किराए पर दिया था, लेकिन दुकानदारों ने किराया नहीं दिया, जिसके बाद रोडवेज ने सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करने का नोटिस भी थमा दिया। बावजूद इसके दुकानदारों ने दुकानें खाली नहीं की तो मजबूरन रोडवेज को भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। लेकिन दो दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने 1 जनवरी 2022 तक का एडवांस किराया दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके रोडवेज उनकी दुकान को जबरन खाली कराने का आमादा है। और हरियाणा रोडवेज अंबाला के महाप्रबंधक का कहना है कि दुकानदारों को 3 साल पहले दुकान दी गई थी, लेकिन उन्होंने पिछले 3 साल का किराया नहीं दिया। इसी दौरान उन्हें कई बार किराया देने के लिए नोटिस भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से रोडवेज को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और इनकी दुकानों को खाली कराकर सील कर दिया गया। दिसंबर और जनवरी का एडवांस किराया भी जमा करवाया रखा है और हम पीछे का भी 6 महीने का किराया जमा करवाने के लिए बात कर रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ धक्काशाही हो रही है और हमारे से किराया अब नहीं ले रहे। अभी पीछे कह रहे थे कि किराया आप 6 महीने का दे दो, हम आपकी कोई दुकान खाली नहीं करवाएंगे। हम 6 महीने का भी देने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी दुकानें खाली करवाने की बात कर रहे हैं, और जिसमें हमारा अभी दिसंबर और जनवरी का किराया जमा है और हमारी 4 महीने की सिक्योरिटी भी जमा है गवर्नमेंट के पास। देखिए, जो बसडे में दुकानें दी गई थी कोरोना से पहले 3 साल के लिए दी गई थी। पिछले 2 साल से इनके किराए में इरेगुलरिटी चल रही थी, किराया जमा नहीं करा रहे थे, तो इनको जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे करके जो भी आदमी के राइट होते हैं वो सारा हमने पूरा इनको नोटिस दिए गए हैं, इनको सुना गया है। उसके बावजूद भी किराया जमा करवाने में ये असमर्थ रहे, तो आज उन दुकानों को सील किया जाए। तो वहीं पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर हरियाणा के अंबाला में साफ नजर आ रहा है। ट्रेन के जरिए पंजाब और जम्मू जाने वाली यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब जाने वाले रेलगाड़ियों को अंबाला में ही रद्द किया जा रहा है, जिसके कारण बसों में भीड़ बढ़ गई है और रोडवेज प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा बसें लगाई हैं। और आपको बता दें कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से रोजाना कई ट्रेनों का आना जाना होता है, लेकिन पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन रेलवे और यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। फिरोजपुर मंडल के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन से रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। रेलवे ने एहतियात के तौर पर पंजाब जाने वाली करीब 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लुड़की में उतर गए, लुड़की के बाद 1 घंटा बस का इंतजार किया, बस में बैठने का जगह नहीं मिला। मैं खड़ा यहाँ फगवाड़ा अम्बाला में आया हूँ। अम्बाला से फगवाड़ा जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, मेरा कोई साधन है नहीं। कि पिछले कुछ दिनों से जो पंजाब में जाने वाली ट्रेन है वो अम्बाला तक ही आ रही है, उसके लिए आगे लुधियाना, जलंधर और अमृतसर की सवारियाँ फिर बसों से जा रही है। कल भी हमने 20 बसें स्पेशल सिर्फ इसी पैसेंजर के लिए पंजाब में भिजवाई है, और ये 2 टाइम में 12 बजे के आसपास और एक 2 बजे के आसपास ये 2 ट्रेनें आती हैं जो कि अम्बाला तक ही है। पहले इनके आगे अमृतसर, लुधियाना, जलंधर उन रूटों पर चलती थी, लेकिन ये अम्बाला तक चली है और जितने भी यात्री यहाँ होते हैं उनके लिए स्पेशल बसें चलाई गई है। और भिवानी में 2 पक्षों में हुए विवाद में एक युवक को गोली लग गई। गोली से घायल शुभम को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शुभम घर का सामान लेकर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी गली में 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद में दोनों पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चलने लगी। दनादन गोलियां चलने से शुभम भी वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन गोली उसके पांव में लग गई। इस मामले में डॉक्टर अंकिता ने बताया है कि प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर किया जाएगा। मदन ने बिन्नू अपना भतीजा बुलाया था ठेके पे, तो
बिन्नू को देख के महेंद्र ने गोली चला दी, महेंद्र ने बिन्नू के ऊपर, और तभी फिर महेंद्र अपने घर की तरफ भाग पड़ा गोली चला के, और महेंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। फिर बिन्नू अरुण के पीछे गए तो महेंद्र, सतबीर और उसके साथ 2 लड़के और थे जो कि ऊपर से फायर करने लगे। कम से कम 20 गोलियां चलाई, जो कि महेंद्र के ऊपर 302, 307 और 3 असले अभी कुछ दिन पहले बरामद भी हुए हैं। और कम से कम 2 महीने पहले नहर पे भी गोली चलाई है बिन्नू के ऊपर महेंद्र ने। और ये लड़का वहीं से दूध लेके आ रहा था तो इस लड़के को भी गोली मारी महेंद्र ने। मेरे पास 4:15 बजे के अराउंड शुभम नाम का एक युवक आया था। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये गली में बाहर गया हुआ था, तब अचानक से इसके ऊपर गोलियों से हमला हुआ है। जब ये हमारे पास आया तो उसकी हालत ठीक थी, लेकिन पाँव में गोली का निशान दिख रहा है। हो सकता है कि बुलेट अंदर हो। इसके आगे की कार्रवाई के लिए हम इसे PGI-MS रोहतक भेज रहे हैं। तो वहीं टास्क के दौरान हुई शमिता और राखी के बीच की फाइट के बाद बिग बॉस एक कठिन फैसला लेने वाले हैं, जिसके बाद शायद घर वालों की परेशानियां और बढ़ जाएगी। सारे लोग देख रहे हैं, मत करेंगे। वो कंट्रोल कर रही है तेरे को, कठपुतली बन रही है, तू कठपुतली है। बिग बॉस ये नहीं खेल सकते हम, चीटिंग करके करना है तो नहीं करना है। जारी रहेगा टिकट फिनाले की खातिर घर वालों की राखी से बेइंतहा जद। ये है राखी समझ, तेरे दिमाग के अंदर गंदे पहले राखी। तू क्या अंधी है? तू अंधी है। ऊपर मत चढ़। उसने पुश किया बिग बॉस, आप न्याय करेंगे। मैं भी देखती हूँ क्या करते हैं। बिग बॉस के इतिहास में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई जब ये खेल बिग बॉस के खिलाफ हुआ, इसलिए अफसोस की बात है। और कलर्स के शो बिग बॉस में इस सीजन के लव बर्ड्स रहे तेजरान यानी कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का रिश्ता अब तक के सबसे नाजुक पल से गुजरने वाला है, जिसमें तेजस्वी करण पर ये आरोप लगा रहे हैं कि करण उनसे प्यार नहीं करते। सारे लोग देख रहे हैं, मत करेंगे। वो कंट्रोल कर रही है तेरे को, कठपुतली बन रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की
5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच।